Hello everyone, welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dr. Dinesh Kumar, and in today's session I will discuss with you 50 most important topics from your examination point of view, and these topics will cover the examination of CLAT, IELTS and other law entrance examinations. तो आज का जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम केवल जो टॉपिक्स हैं उनके नाम को बताएंगे आपको, और ये टॉपिक्स आपको एग्जामिनेशन के लिए तैयार करने हैं। तो इन टॉपिक्स को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस आपके साथ नहीं करेंगे, और ये जो टॉपिक्स हम आपको बताने जा रहे हैं ये टॉपिक्स, इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स हमने अपनी करंट लीगल जीके की जो वीडियो है जो कि हम हर मंथली रिकॉर्ड करते हैं उसमें कवर किए हैं, और जो कुछ कवर नहीं हुए हैं वो सब्सिक्वेंट मंथ्स में हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, so the first topic is the Supreme Court stated that the right to clean air is for all and diverting the trucks entering Delhi is a wise solution. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राइट टू क्लीन एयर है वो सबका है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया इस केस में कि जो ट्रक्स हैं वो दिल्ली में से होकर गुजरते हैं, तो वो ट्रकों को, मान लिया कोई ट्रक है वो यूपी से आ रहा है और उसको हरियाणा जाता है तो जाना है, तो वो दिल्ली से होकर ना गुजरे बल्कि दिल्ली के बाहर से होकर गुजरे। इससे क्या होगा कि जो दिल्ली है उसमें पॉल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट है आपका, अब आप जानते हैं कि जो राइट टू क्लीन एयर इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट टू क्लीन एयर इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 21 में ये राइट टू क्लीन एयर हमारा एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट है नो प्रोविजन टू पुट प्रीएम्प्टिव कर्ब्स फॉर हेट स्पीच, स्टेट सुप्रीम कोर्ट। तो अब हमारा जो देश का कानून है उसमें हेट स्पीच के लिए कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस प्रोविजंस नहीं हैं। कुछ प्रोविजंस हैं जो कि डायरेक्टली हेट स्पीच को मेंशन नहीं करते, बल्कि वो इस बात पर, मतलब इस उनका बेसिस ये है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अफेक्ट करना, या दो जो रिलीजन के लोग हैं उनके बीच में कोई डिफरेंसेस क्रिएट करना। बट द वर्ड हेट स्पीच हैज नॉट बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड देयर। तो हमें उस तरह के प्रोविजंस रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है हमारा गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर एड्स मेकिंग ग्रीन एनवायरमेंटल क्लेम। ठीक है, तो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइन इशू करी हैं रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट के बारे में, एड्स मेकिंग ग्रीन एनवायरमेंटल क्लेम। तो जो भी आप एनवायरमेंट से संबंधित क्लेम करते हैं किसी एडवर्टाइजमेंट में, तो वो क्लेम क्या है, वो जस्टिफाइड होने चाहिए। और यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो 2009 का है, 2019 का है, उसमें ये कहा है कि अगर आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो दैट इज पनिशेबल ऑफेंस एंड द पनिशमेंट में एक्सटेंड अप टू 2 years एंड 10 लाख रुपीज फाइन। तो अगर कोई पर्सन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करता है तो ऐसे पर्सन को 2 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, और साथ ही साथ ऐसे पर्सन को 10 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका राइट ऑफ मदर एज अ नेचुरल गार्डियन इन चाइल्ड अडॉप्शन केस अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए क्या है, हमारे देश में जो है वैसे तो पैट्राइकल सोसाइटी है, पैट्राइकल सोसाइटी मतलब पुरुष प्रधान सोसाइटी है हमारी, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इस न्यूज में ये कहा कि जो मदर है वो एक नेचुरल गार्डियन की तरह काम कर सकती है। तो जनरल रूल ये होता है हमारे देश में कि जो फादर है ही इज कंसिडर्ड द नेचुरल गार्डियन, बट कुछ केसेस में, एक केस का नाम था गीता हरिहरन वर्सेस दिस एसबीआई, उस केस में ये माना गया कि जो एक मदर है शी कैन आल्सो बी अ नेचुरल गार्डियन। सिमिलरली यहाँ पर इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मदर जो है वो एडॉप्शन के पर्पज से नेचुरल गार्डियन कंसीडर की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड यूसीसी बिल मैंडेट रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। तो उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है का बिल है वो कहता है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में लोग रह रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो अपने इसको रजिस्टर कराएं, ताकि बाद में होने वाली प्रॉब्लम्स को थोड़ा अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट है आपका पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024 पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो अब ये जो है एक्ट बन गया है। अब ये
इस किसको कवर करता है? आप लोगों ने देखा होगा कि आए दिन हम लोग न्यूज़ सुनते हैं कि कभी नीट का पेपर लीक हो गया, कभी यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया। तो इस तरह के पेपर को पेपर में चीटिंग को रोकने के लिए जो है हमारी पार्लियामेंट ने ये बिल पास किया है और इसमें बड़े ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं। स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस इन द सेंस कि जो भी पर्सन उसमें इन्वॉल्व होगा उसको काफी सजा मिलेगी और नेक्स्ट ये कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन उसमें इन्वॉल्व है तो उस पर उसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा और उस पर 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम, ये स्ट्रक डाउन कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। ये टॉपिक हम आपके के साथ कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है डोलमा आंटी केस एंड एक्सप्लेनेशन, तो ये ट्रेडमार्क से संबंधित था। ये न्यूज भी हमने आपके साथ करंट लीगल जीके में कवर की हुई है। नेक्स्ट है सबरीमाला रिव्यू पेटिशन जजमेंट, तो सबरीमाला पर केस आया था कि सबरीमाला टेम्पल में जो है वुमेन की एंट्री, कुछ पर्टिकुलर एज ग्रुप की वुमेन की एंट्री को मना किया गया था, तो फिर वहां पर केस हुआ था। तो अब उसमें एक रिव्यू पिटीशन डाली गई है, जजमेंट अवेटेड है। नेक्स्ट है आपका राइट टू प्राइवेसी जजमेंट, तो पुट्टा स्वामी का केस, ये हमने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस है ये इसको हम आधार कार्ड केस भी बोलते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये डिसीजन दिया कि किसी भी पर्सन की अगर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन हम लेते हैं या गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए उन पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेती है तो उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका ट्रिपल तलाक जजमेंट, तो यहाँ पर जो ट्रिपल तलाक था उसको खत्म कर दिया। दैट वाज तलाकुल विद्दत, जिसमें कोई पर्सन अगर 3 बार, कोई मुस्लिम हस्बैंड अगर 3 बार कॉन्टिन्यूसली अपनी वाइफ को तलाक 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 बोल देता था तो उससे उसकी मैरिज डिसॉल्व हो जाती थी। और ये केस का नाम था यहाँ पर शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हालांकि ये जो केस है ये काफी पुराना है, 5-6 साल पुराना है, बट इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा ही हिस्टोरिकल डिसीजन था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी डिक्रिमिनलाइज। अब इसके जो अब ये जो हमारी नई बीएनएस आई है ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ये सेक्शन 377 जो था ये आईपीसी में था और इसको नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में स्ट्रक डाउन कर दिया था, यानी कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अब लेकिन जो हमारी नई बीएनएस बनी है उसमें इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं है। ये मैंने आपके साथ करंट लीगल जीके की वीडियो में डिस्कस करा और इसी के रिगार्डिंग एक दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है कि भाई व्हाट शुड वी डू इन दिस सिचुएशन, कि अगर ये सेक्शन आज नहीं है और किसी पर्सन के साथ अननेचुरल सेक्स होता है तो व्हाट विल बी द लीगल रेमेडी विद दैट पर्सन, उस पर्सन को क्या लीगल रेमेडी मिलेगी। नेक्स्ट है बेल गाइडलाइंस इन मनी लॉन्ड्रिंग केस, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट्स पावर, तो जो पीएमएलए है उसकी ऑनरेबल कोर्ट ने ये इंटरप्रिटेशन की है कि देखिएगा जो पीएमएलए है उस पे ऐसे एलिगेशन लगते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के द्वारा कि जो ईडी है मींस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसने उसका जो सेक्शन 45 है वो एक्यूज पर्सन की बेल को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देता है। क्यों? क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन पे है कि वो इनोसेंट है। लेकिन अब उसकी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिफरेंट तरीके से इंटरप्रिटेशन की है और जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई यहाँ पर बेल इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। किसी पर्सन को अगर बेल नहीं दी जाती तो उसका रीजन यही होता है कि वो पर्सन ट्रायल के समय पर अवेलेबल हो और अगर किसी पर्सन के जो प्रेजेंस है वो ट्रायल के समय पर एंश्योर की जा सकती है तो ऐसे पर्सन को बेल देने में कोई भी बुराई नहीं है। नेक्स्ट है आपका पेगासस स्पाईवेयर, तो राइट टू प्राइवेसी, तो यहाँ पर पेगासस स्पाईवेयर का मतलब है कि यहाँ पर कि किसी पर्सन की राइट टू प्राइवेसी के साथ खेलना या राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करना। वी हैव आल्सो डिस्कस दिस। नेक्स्ट है नीट ईडब्ल्यूएस कोटा जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ 10% रिजर्वेशन, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दी है। तो जैसा कि इससे संबंधित प्रोविजन आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में दिए गए हैं और 16 क्लॉज 6 जो बात करता है ये जॉब में रिजर्वेशन की बात करता है
और 15 क्लॉज 6 जो बात करता है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात करता है। ये दोनों टॉपिक हमने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ईडब्ल्यूएस मींस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन का प्रोविजंस अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से बना दिया गया है। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को चैलेंज किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया। नेक्स्ट है आपका निर्भया केस जजमेंट एंड एग्जीक्यूशन, इम्पैक्ट ऑन द डेथ पेनल्टी डिबेट। तो देखिए यहाँ पर जो निर्भया केस हुआ था उसमें कुछ लोगों को डेथ पेनल्टी दी गई थी, और जो रेप है, रेप में ये एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है कि जो रेप करते हैं या रेप के अपराधी हैं उनको क्या डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। तो अभी जो डेथ पेनल्टी से संबंधित हमारे देश में कानून है वो ये है कि कुछ ऑफेंसेस में जैसे कि मर्डर होता है उसमें डेथ पेनल्टी का प्रोविजंस है, या जो हमारी नई बीएनएस आई है उसमें कई उसमें प्रोविजंस हैं डेथ पेनल्टी के, लाइक जैसे वो है हमारे ऑर्गेनाइज क्राइम है या टेररिस्ट एक्ट है उसमें डेथ पेनल्टी के प्रोविजंस हैं। तो देखिए जनरल रूल ये है कि जो डेथ पेनल्टी है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही दी जाती है और उसको हम बोलते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी डॉक्ट्रिन। इसको जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में अपहेल्ड किया। तो अभी एट प्रेजेंट हमारे देश में जो है रेप के लिए डेथ पेनल्टी नहीं है। अभी वेस्ट बंगाल में एक बिल पास हुआ है जिसमें ये प्रोविजंस दिए गए हैं कि अगर कोई पर्सन किसी फीमेल का रेप करता है और रेप करने के बाद उसकी डेथ कॉज कर देता है या वो फीमेल वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है, तो इन दो सिचुएशन में ऐसे एक्यूज्ड पर्सन को डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। नेक्स्ट है आपका हिजाब बैन केस। तो यहाँ पर ये केस है कि भाई हिजाब को अगर हम रोकते हैं, अगर जैसे मुस्लिम धर्म की लड़कियां हैं वो हिजाब पहनकर स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो क्या एक उनके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को अफेक्ट करता है या नहीं करता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस पे भी डिसीजन है कि इट डज नॉट अफेक्ट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्यों? क्योंकि जब आप किसी पर्टिकुलर स्कूल में या कॉलेज में जा रहे हो तो वहां पर आपको एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है। नेक्स्ट है आपका लैंडमार्क जजमेंट इन लिव इन रिलेशनशिप, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सच पार्टनरशिप। तो बेसिकली जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको लीगल रिकॉग्निशन है हमारे देश में, और अगर कोई पर्सन लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो ऐसे मामले में जो है, और अगर वो लड़का लड़की को छोड़ता है तो देन शी वुड बी एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम दैट बॉय, ठीक है। और अगर दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बनती है, तो ऐसे सिचुएशन में जो फीमेल है वो उस पर रेप का आरोप नहीं लगा सकती। नेक्स्ट है आपका जजमेंट ऑन सेडिशन लॉ। तो सेडिशन को अभी खत्म कर दिया गया है, ठीक है। और अभी हमारे देश में जो एक नया सेक्शन डाला गया है सेक्शन 52, जो राजद्रोह की बात करता है, राजद्रोह। तो सेडिशन वर्ड को हटा दिया गया है और अभी उसकी जगह एक नया अपराध आ गया है राजद्रोह, सेक्शन 152 बीएनएस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस ऑन डेथ पेनल्टी सेंटेंसिंग। तो हमने बताया आपको कि जो डेथ पेनल्टी है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में ही दी जाती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी। और इस पर केस का नाम था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और दूसरा केस था मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। इन केसेस में ऑनरेबल कोर्ट ने डेथ पेनल्टी के रिगार्डिंग अपने व्यू एक्सप्रेस करे। एंड नेक्स्ट है हमारा यूएपीए एंड एंटी टेररिस्ट लॉ जजमेंट, एग्जामिनेशन ऑफ मिसयूज एंड सेफगार्ड्स। तो ऑनरेबल कोर्ट ने यूएपीए और एंटी टेररिस्ट लॉ को देखा है, मतलब इनको एग्जामिन किया है और इनको देखा कि भाई ये लीगली वैलिड है और इनका मिसयूज नहीं होता। नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन सेक्शन 498 डाउरी हरासमेंट। तो बेसिकली जो सेक्शन 498 है आईपीसी है, आईपीसी का अभी तो हमारे देश में आईपीसी लागू नहीं है, बीएनएस है, लेकिन फिर भी प्रोविजन ये अभी भी है और केवल नाम चेंज हुआ है या नंबर ऑफ सेक्शन चेंज हुआ है। तो देखिए जो ये है हमारा 498A, ये लगता है क्रुएलिटी में, और अगर कोई फीमेल ये एफआईआर कराती है कि उसके साथ उसके हस्बैंड ने या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने क्रुएलिटी की है
दहेज के संबंध में, तो ऐसे पर्सन इसके सेक्शन के अंदर लायबल होते हैं। लेकिन क्योंकि इसके बहुत सारे मिसयूज हमारे देश में देखने के लिए मिले हैं और बहुत सारे केसेस अराउंड 90% केसेस जो है वो झूठे पाए गए हैं, तो उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई और रूलिंग का नाम था अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। क्या नाम था? अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 2014 का जजमेंट है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि देखिए, जब किसी पर्सन के खिलाफ 498A की शिकायत होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले, FIR रजिस्टर करने से पहले जो पुलिस है उसकी पार्ट पर ये ड्यूटी है कि वो एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करे। नेक्स्ट, जजमेंट ऑन द यूथनेसिया एंड लिविंग विल, तो ये भी हमने डिस्कस किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस का नाम था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2018 का केस है और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिविंग विल जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट है। अब ये केस भले ही 2-4 साल पुराना है, लेकिन ये टॉपिक कॉन्टिन्यूसली हमारे करंट लीगल जीके के पार्ट हैं और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस ऑन पुलिस रिफॉर्म। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो पुलिस रिफॉर्म है उसमें उसको रिफॉर्म किया जाना चाहिए और इस पर सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है वो है हमारा कौन सा? DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और ये जो केस है ये संबंधित है आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ले लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स। तो पहला है हमारा भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, थर्ड है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। तो आप सब जानते हैं कि ये 3 कानून हमारे देश में नए आए हैं और इन्होंने जो पुराने 3 कानून थे, मींस द IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड CRPC, तीनों को रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा वफ्त अमेंडमेंट बिल 2024। तो यहाँ पर वफ्त में अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, अराउंड 40 अमेंडमेंट्स वफ्त में किए जा रहे हैं। तो बिल अभी पास नहीं हुआ है, अभी JPC के पास गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, और ये हमने आपके साथ करंट लीगल न्यूज में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है आपका ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशंस बिल, मीडिया कंट्रोल एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पर मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बिल लाया गया है क्योंकि मीडिया अपनी बहुत सारी बातें ऐसी करती है जो कि जेन्युइन नहीं होती, तो उस बात को उसको करने के लिए, ताकि मीडिया अपने जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जो कि हर भारत के सिटीजन को आर्टिकल 19(1)A में दिया गया है, वो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है और उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, तो उसी पर्पज से ये बिल लाया गया है। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल, तो यहाँ पर जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें रिफॉर्म के लिए बिल लाया गया है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस बिल with you. We have already discussed this bill with you. Next is the Juvenile Justice Care and Protection Act, चेंजिंग इन द हैंडलिंग जुवेनाइल ऑफेंडर। तो देखिए, जो जुवेनाइल ऑफेंडर होते हैं उनको हम जेल में नहीं भेजते, बल्कि उनको कहाँ भेजते हैं? हम रिफॉर्मेटरी हाउस में भेजते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये बिल है। नेक्स्ट है आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल, एंटी टेरर लॉ अपडेट्स। तो यहाँ पर इसको और स्ट्रिंजेंट बना दिया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA, स्ट्रेंथनिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस। अब यहाँ पर इसमें 2023 में कुछ रूल्स को ऐड किया गया है और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 45 जो कि ED को बहुत ज्यादा पावर देता है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसका कौन सा एस्पेक्ट आपको तैयार करना है? तो जैसा हमने आपको बताया कि जो आर्टिकल 21 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो हमारी पर्सनल लिबर्टी की बात करता है और उस पर जस्टिस KS पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का डिसीजन भी था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है। उसी की लाइन में ये बिल है कि देखिए, अगर हमारा कोई जो डेटा है सरकार लेती है उसका मिसयूज ना हो, और यहाँ पर एक अथॉरिटी बनाई गई है डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी,
उसकी ड्यूटी है कि वो किस पर्पज के लिए डेटा लिया जा रहा है, कितने समय के लिए जा रहा है, लिया जा रहा है, वो सब चीज़ों को एंश्योर करे। और जिस पर्सन की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी ने ली है तो उसको वो सेफ रखे, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हमने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। अब यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है कि अभी बिल आया है और यहाँ पर जो बॉय और गर्ल की एज है वो 21-21 करना चाहते हैं। अभी हमारे देश में लड़की की शादी की उम्र 18 है और लड़की की शादी की उम्र कितनी है, 21 है, ठीक है। तो अब दोनों को यूनिफॉर्म की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस अमेंडमेंट बिल 2024। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये बिल आया है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में बुलाने के लिए या कन्वर्ट कराने के लिए उनको कोई लालच देते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, सो दैट दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल। तो ये बिल भी आया है कि उत्तर प्रदेश में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू हो गई है। तो सभी के 2 बच्चे होने चाहिए और अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जैसे कि वो पर्सन इलेक्शन में नहीं कंटेस्ट कर सकता, या कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगेगा उसका, या कोई अदर गवर्नमेंट बेनिफिट उसको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल पॉक्सो एक्ट स्ट्रेंथनिंग द चाइल्ड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए और स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस बनाए गए हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए सेक्शन 7 ऑफ दिस एक्ट। तो आपको सारा एक्ट नहीं पढ़ना, सेक्शन 7 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट बिल। तो ये कर्नाटका का रिजर्वेशन था। इसमें कर्नाटका ने जो अपने लोकल रेजिडेंट हैं उनको 50% रिजर्वेशन दिया। ऐसा ही एक बिल हरियाणा भी लाया था, लेकिन हरियाणा के उस बिल को ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। तो ये क्या है कि ये राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है, इस तरह से। अब हमारे यहाँ पर जो लॉ कमीशन की कुछ रिपोर्ट है, तो 22 लॉ कमीशन रिपोर्ट है सेडिशन पर। एग्जामिनेशन ऑफ लॉज एंड रेलिवेंस, सेडिशन तो अब खत्म हो गया, उसकी जगह क्या आ गया, राजद्रोह। तो अब ये राजद्रोह जो सेक्शन 152 बीएनएस में दिया गया है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं डिस्कस करूंगा अभी आप लोगों के साथ क्लास में इसको। और यहाँ पर है रीथिंकिंग द एज ऑफ कंसेंट। तो देखिए जो पॉक्सो एक्ट है उसमें जो सेक्सुअल रिलेशन बनाने की जो कंसेंट है फीमेल की, उसको रीथिंकिंग की बात चल रही है कि क्या हमें उसे रीथिंक करना चाहिए। तो जनरल प्रोविजन ये है कि अगर कोई फीमेल जिसकी एज 18 साल है और वो अपनी कंसेंट से किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो दिस वुड नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑफ रेप। नेक्स्ट है डीप फेक टेक्नोलॉजी। डीप फेक टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्रिप्टो करेंसी, ये दोनों टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टॉपिक को मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उस टॉपिक को आपको पर्टिकुलरली बहुत ध्यान से पढ़ना है और अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। डीप फेक क्या होता है कि किसी पर्सन की वीडियो बनाकर, किसी पर्सन की इमेज बनाकर, किसी पर्सन की वॉइस को है दूसरे पर्सन की वॉइस दिखा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि देखिए जैसे अगर मैं कोई स्टेटमेंट बोल रहा हूँ तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन डीप फेक के द्वारा ऐसा भी किया जा सकता है कि मैं कोई प्रोवोकिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं किसी सरकार के खिलाफ कुछ गलत बोल रहा हूँ। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसको कर्व करने की आवश्यक, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उससे क्या हो रहा है कि बड़ा मिसयूज हो रहा है उसी टेक्नोलॉजी का, जिससे कि दूसरे लोगों के राइट का वायलेशन हो रहा है, दूसरे लोगों की प्राइवेसी पे इफेक्ट हो रही है। तो उसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है आपका क्रिप्टो करेंसी। तो हमारे देश में अभी क्रिप्टो करेंसी पर कोई लीगल प्रोविजंस नहीं है, ठीक है, और ग्लोबली भी इस पर कोई बहुत ज्यादा प्रोविजंस नहीं है। नेक्स्ट है अमेंडमेंट टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में अब इस तरह से अमेंड किए जा रहे हैं कि वहां पर जो क्लाइमेट चेंज है उसको भी इंक्लूड किया जाए। और जैसा कि हमने आपको फर्स्ट न्यूज में बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है कि इट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी पर्सन टू हैव द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। मीन्स हर पर्सन का ये फंडामेंटल राइट है कि उस पर क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो बुरे प्रभाव हैं उनसे वो बचे। और ये किसकी ड्यूटी है, स्टेट की ये ड्यूटी है कि उस पर इस तरह के प्रभाव ना होने दे।
नेक्स्ट है आपका जुडिशियल रिफॉर्म एंड रोल ऑफ कॉलेजियम। तो हमारे देश में जो कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम का मतलब है कि जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज अपॉइंट होते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम से होते हैं। आल्दो ये जो वर्ड है कॉलेजियम सिस्टम कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी चलती है पार्लियामेंट के बीच में और जुडिशियल सिस्टम के बीच में या हायर जुडिशरी के बीच में। और पार्लियामेंट का ये एलिगेशन होता है कि ये जो आप जिस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट या के जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं या हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं, वो प्रोसीजर कहीं भी हमारे देश में नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। जुडिशरी की अपनी इंटरप्रिटेशन है कि उन्होंने कहा कि ये जो है इसलिए जरूरी है ताकि देश में जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट रखा जा सके। नेक्स्ट है आपका लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेगुलेशन ऑफ एआई इन लीगल फ्रेमवर्क। तो देखिए जो एआई है, आजकल एआई से बहुत ज़्यादा काम होने लगे हैं, तो एआई कहीं ना कहीं जो है ये कॉपीराइट का वायलेशन करता है, लेकिन इस पर कोई भी रेगुलेशन अभी हमारे देश में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है जेंडर न्यूट्रल लॉज, डिबेट ऑन जेंडर न्यूट्रलिटी इन रेप एंड डोमेस्टिक वायलेंस लॉ। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अभी हमारे देश में क्या वो है, कानून क्या है कि एक फीमेल जो है वो दूसरी फीमेल का रेप नहीं कर सकती और फीमेल मेल का रेप नहीं कर सकती, ऐसा लीगल प्रोविजन है। ठीक है। और डोमेस्टिक वायलेंस भी फीमेल के अगेंस्ट ही हो सकती है और फीमेल डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकती। अब डिमांड ये है कि जो इस तरह के कानून हैं उनको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, यानी कि ऐसा माना जाए कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो फीमेल के खिलाफ ही नहीं होती, बल्कि फीमेल कैन आल्सो कमिट द ऑफेंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। नेक्स्ट है आपका लीगल स्टेटस ऑफ ई स्पोर्ट्स। तो जो हमारे ई स्पोर्ट्स हैं उनको रिकॉग्निशन देने की जरूरत है, इस तरह की डिमांड्स है कि उनको लीगली रिकॉग्नाइज किया जाए। नेक्स्ट है आपका द लॉ ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम, डेटा ब्रीचेस एंड पेनल्टीज अंडर द आईटी लॉज। तो यहाँ पर जो हमारा आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमने आपके साथ डिस्कस करा आईटी एक्ट कहाँ पर, अदर लॉज की क्लास में। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टर्म है, जैसे कि एक टर्म होती है फिशिंग है ना, वो वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि किसी पर्सन की, जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट है, किसी पर्सन की आइडेंटिटी को चुराना। एंड नेक्स्ट टॉपिक और द लास्ट टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो ये भी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उस पर कंटेंट को रेगुलेट किया जाए। तो ये हमने करंट लीगल जीके में आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें कि कंटेंट की कुछ कैटेगरी बनाई है कि जिनको बच्चा जो है वो उनको देख सके। तो जब आप कंटेंट देखोगे तो वहां पर आपको टिक करना पड़ेगा कि वेदर यू आर 13+, वेदर यू आर दिस 18+, इस तरह से, तभी वो आप कंटेंट देख सकते हो। तो मीन सारा जो कंटेंट है वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। कंटेंट को जो है इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है कि कुछ स्पेसिफिक एज के लोग ही उस पर्टिकुलर कंटेंट को देख सकते हैं। ठीक है। So dear students, I have discussed 50 important topics of current legal GK with you। और ये जो टॉपिक्स, इन जो 50 में से भी जो टॉपिक्स मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए हैं वो आपके एग्जामिनेशन में 99.9% आएंगे। उनको अच्छी तरह तैयार करना, कोई प्रॉब्लम हो मेरे से डिस्कस करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल कम अगेन विद मोर सच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।